ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर से न्यू इंडियन सिलेक्शन अकेडमी में आपका दिल खुलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा, और माँ तेरी हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि 2-3 दिन से आपकी क्लास ये कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश। अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये क्लास कंटिन्यू रहे, ठीक है। डेली आपको ये क्लास मिलने वाली है। इस क्लास में हम डिस्कस क्या करेंगे, एसएससी जीडी 2023-24 का जो आपका पेपर है फरवरी और मार्च में जो होना है, तो उसके हम PYQ सॉल्व करने वाले हैं। PYQ का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। PYQ को सॉल्व करने से हमें ये आइडिया लगेगा कि हमें किस स्तर से पढ़ाई करनी चाहिए, कौन से क्वेश्चनों को छोड़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, जिससे मैथ में आप 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हैं। अगर ये क्लास आपने 2 महीने लगातार फॉलो कर ली तो मेरी गारंटी नहीं, पूरा विश्वास है कि आप 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन करेंगे, इतना वादा है, ठीक है। तो बिना देरी की क्लास को शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर में बोल रहा हूं, मैथमेटिक्स से ही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर है 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक मकान का वर्तमान मूल्य 46,40,000 है। यदि इसके मूल्य में 5% प्रतिवर्ष की दर से अवमूल्यन होता है तो 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर, इसमें जो सेट हम सॉल्व कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर है, 7 फरवरी 2023 फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे। एक मकान का वर्तमान मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य दिया है 46,40,000, 46,40,000 रुपए एक वर्तमान मूल्य दिया गया है। उसके बाद है यदि इसके मूल्य में 5% का अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन कितना होता है, अवमूल्यन होता है 5% का। अवमूल्यन का मतलब होता है कम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 3 वर्ष बाद समय दिया है आपको, समय क्या दिया गया है, 3 वर्ष बाद मकान का मूल्य क्या होगा। मकान का मूल्य पूछा गया है, ठीक है। मकान का मूल्य कैसे सॉल्व करेंगे समझेंगे। देखो जो मूल्य दिया है उसमें 5% हर साल घट रहा है। 5% जब मूल्य हर साल घट रहा है तो आप एक काम करेंगे, 5% 3 वर्ष का लगा दीजिए, निकल आएगा आंसर। काटना, इसे सॉल्व कीजिए पहले। तो सॉल्व करेंगे यानी मकान का वर्तमान मूल्य बराबर, यहीं पर सॉल्व कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा। टोटल मूल्य कितना दिया है 46,40,000 इंटू 5% अवमूल्यन होता है तो 5% टोटल परसेंट 100 होता है। 100 में से अगर 5% अवमूल्यन कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 95% ही तो बचेगा, तभी तो वो वर्तमान मूल्य आएगा, ठीक है। तो 3 वर्ष बाद का मूल्य आएगा तो 95% ये रहने वाला है। अब 95% को 3 वर्ष में सॉल्व करना है तो 1 वर्ष का, फिर दूसरे वर्ष का 95% ही कर लीजिए, वो आगे सॉल्व करेंगे। फिर तीसरे वर्ष का भी 95%, इसका कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे समझेंगे। 46,40,000 इंटू 95% को 95/100 कर सकते हैं, इंटू 95/100 इंटू 95/100। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 5 से काटेंगे 19 बार, इसको 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से फिर काटेंगे 19 बार, फिर 5 से काटेंगे 5 चौका 20, फिर 5 से काटेंगे 19 बार, फिर 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ठीक है। उसके बाद 0 से 0 कट जाएगा, 2 से सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग लगाएंगे इसमें तो सॉरी 2 का भाग लगा रहे हैं ना, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 1 0 भी बचा है। 4 का भाग लगाना है इसमें, 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 पन्ना 20, फिर बचेंगे 3, 4 अट्ठा 32 यानी 580। इसका गुणा कर लीजिएगा, 580 इंटू 19 इंटू 19 इंटू 19, ठीक है। इनका गुणा करेंगे तो
इनका गुणा करने के बाद जो प्राप्त होगा वो होगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, उसमें जो मल्टीप्लाई है वो आप स्वयं करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। आंसर इसका गुणा करके आएगा 39,78,220 रुपये। 3 वर्ष बाद उसका जो मूल्य होगा वो होगा 39,78,220 रुपये। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं हुई होगी, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझेंगे। वर्तमान मूल्य दिया है 46,40,000, 5% का अवमूल्यन होता है। अवमूल्यन होता है, अवमूल्यन का मतलब होता है कम होता है प्रतिवर्ष में, और समय 3 साल बाद पूछा है कि यही मूल्य 3 वर्ष में अगर 5-5% कम होता रहेगा तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो समय 3 वर्ष का है, मकान का मूल्य हमें निकालना है 3 वर्ष बाद कितना होगा, तो टोटल अमाउंट उसके बाद 5% प्रत्येक में कम कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो आंसर जो होगा वो होगा 39,78,220 रुपये, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है 42। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। सवाल इस प्रकार है, एक पेंटिंग की कीमत 1,40,000 से बढ़कर 1,82,000 हो गई। पेंटिंग की कीमत में कितने % की वृद्धि हुई है? पेंटिंग की कीमत कितनी है? पेंटिंग की कीमत है 1,40,000, ठीक है। 1,40,000 से बढ़कर कितनी हो गई है? 1,82,000। 1,82,000 रुपए इस पेंटिंग की कीमत हो गई है। तो अब आप ये बताइए इसमें कितने % की वृद्धि हुई है? कितनी वृद्धि हुई है निकालेंगे तो 42,000 की वृद्धि हुई है, ठीक है। ज्यादा वाले में से कम वाले को हटा देंगे। परसेंट पूछा है कितने % की वृद्धि हुई है, तो वृद्धि को निकालेंगे तो दोनों का अंतर बट्टे पहली वाली किस संख्या से पूछा गया है उसी से बताना होगा। तो 1,40,000 इंटू टोटल % कितना है 100। सॉल्व कीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो आंसर हर के कट जाएंगे, 1 जीरो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 14 का भाग लगाएंगे, 14 × 42, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 दहाई 30% की वृद्धि हुई है और यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं हुई होगी आपको। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 43। 43 नंबर सवाल इस प्रकार है कि 10%, 5% और 3 सही 1/2% की क्रमिक छूटों के बराबर एकल छूट क्या है? अच्छा सवाल है, पेपर में आया हुआ है तो अच्छा ही होने वाला होगा फिर तो। 43 नंबर सवाल देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है 10%, 5% है, 5%, 3 सही 1/2% का समतुल्य बट्टा क्या है? बट्टा क्या है? सबसे पहले बट्टा को समझेंगे कि डिस्काउंट होता क्या है। डिस्काउंट होता क्या है? बट्टा का मतलब होता है जैसे आप कहीं कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो दुकानदार से सबसे पहले यही कहेंगे कि इसमें कितनी छूट मिल रही है, कितनी छूट मिल रही है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, कितना बट्टा मिल रहा है, तो वही है ये, ठीक है। तो 10%, 5% और 3 सही 1/2% का डिस्काउंट पूछा गया है, कितना होगा समतुल्य बट्टा। इसको कैसे बनाएंगे सीखेंगे, समझेंगे, बेसिक सा रूल है। देखो 10%, अब एक बात और ध्यान रखना, जब भी बट्टा पूछा जाए तो हमेशा माइनस में लिखना आप, क्योंकि बट्टा हमेशा घटता है 100% से। तो 10 पर सबसे पहले फ्रिक्शन बनाओ इसका, 10% का फ्रिक्शन बनाएंगे 10/100 माइनस के 5/100 और 3 दूनी 6 और 1 माइनस के 7/200। इस फ्रिक्शन को सॉल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, लिख लीजिए जो बचा है उसे, माइनस के 1/10 कॉमा माइनस के 1/20 कॉमा माइनस के 7/200। अब कैसे सॉल्व करना है समझेंगे। देखो 10 से कितना कम हुआ है 1, तो 10 से 1 कम हुआ है 9 लिखेंगे, फिर से समझेंगे। भाग में कितना है 10, 10 लिख लिया, और अंश में कितना है 1, तो कितना कम हुआ है, माइनस है ना, कितना कम हुआ है वो कम यहाँ लिखेंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो जोड़ के लिखते, ठीक है। यहाँ पर कितना है 20, 20 से कितना कम हुआ है 1, 19 लिखेंगे। यहाँ पर कितना है 200, और कितना कम होगा 7 कम होगा, 7 कम करेंगे तो कितना होगा 193। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब इनका गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो इसका कितना गुणा होगा 2 दूनी
4 1 2 3 4 जीरो आएंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 193 में 19 का गुणा और फिर 9 का गुणा। इधर देख लीजिए सवाल को, ये आया है 40,000 पहले वाला, और दूसरे वाला 19 का गुणा करना, 19 30 57 के 7 और 19 निमा 171 और 5 76 के 6 और हासिल 17, 19 एकन 19 और 17 कितने हो जाएंगे 37। ठीक है, 19 एकन 19 और 17 तो कितने हो जाएंगे 19 एकन 19 और 17 हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, माफ़ी चाहूँगा। अब 9 से गुणा कर लीजिए, इसमें 9 से गुणा करेंगे, फिर लिख लीजिए 40,000 और 9 से गुणा करेंगे तो 9 7 63 के 3, 9 छिंग 54 और 6, 54 और 6 60 का 0, 9 छिंग 54 और 9 छिंग 54 और 6 कितना बना 54 और 6 60 जीरो हो जाएगा। 9 30 27, 27 और 6 कितना होगा 33 होगा ना, तो 33,003 बनाइए। कितना कम हुआ है, कितना कम हुआ है निकालिए। 10 से 3 निकालेंगे 7 आएगा, 9 से फिर 0 फिर 9, फिर उसके बाद में 9 से 3 निकालेंगे 6, फिर उसके बाद में कितना बचेगा, बस इतना ही बचेगा। कि अब आपको बताना है कि समतुल्य बट्टा क्या है, तो पहले वाली संख्या कितनी है 40,000। ठीक है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉल्व करना, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। अब 4 2 जीरो हैं तो पीछे से 2 अंक पहले दशमलव लगा लीजिए, 4 का भाग लगा दीजिए। इसमें 4 का भाग लगाना, तो 4 का भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा ये 4 एकन 4, 2 बचे 29 हो गए, 4 सत्ते 28, 1 बचा, 4 चक 16, 3 बचे, 4 नेम 36, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पन्ना 20। समतुल्य बट्टा कितना होगा 17.4925, और यही क्या होगा एकदम इसका आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए डिस्काउंट में करते कैसे हैं, ये 1 नंबर का पक्का है, पुलिस जीडी में वीडी में सब में आता है, पक्का सवाल है ये। एक बार फिर से समझेंगे, सवाल है 10%, 5% और 3 से ही 1/2% का समतुल्य बट्टा क्या है। इसमें 3 दिए जाएं, 2 दिए जाएं, 4 दिए जाएं, 5 दिए जाएं, सब बन जाएंगे। लेकिन इसका एक रूल भी होता है, फॉर्मूले बेस्ड से भी ये क्वेश्चन बना सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत ये रहती है फंसने की कि कभी कभार क्या होता है कि वो 2 का फॉर्मूला है, अब इसमें 3 संख्याएं तो और बट्टे में भी हैं, तो यहाँ पर गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैं फॉर्मूले पे ना करा के बेसिक रूल पे कराता हूँ, यही इसका रूल है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है एक बार पुनः समझेंगे। सबसे पहले हमने जो संख्याएं दी गई हैं उसको फ्रिक्शन में बदला, फ्रिक्शन को बदलने के बाद हमने क्या किया है, माइनस में सभी हैं तो हर में से अंश कितना कम हुआ है, हर यहां पर लिखेंगे लेफ्ट में, राइट में लिखेंगे अंश जितना कम हुआ है, अंतर लिखेंगे अंश और हर का राइट में, उसके बाद गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद देखेंगे कितना कम हुआ है, जितना कम होगा उसमें पहली वाली संख्या से कितना कम हुआ है पहली वाली संख्या का भाग लगा देंगे, तब आंसर बनेगा 17.4925। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर है 44, सवाल नंबर 44 समझेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक जरूर करें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, क्लास देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। जब हम इतनी मेहनत से आपको पढ़ा रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है ना आपका। क्या जाता है आपकी लाइक में, पता ना, एक लाइक करने में आपका कुछ जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, फिर भी आप नहीं करते हैं, ये आपकी गलती है। क्वेश्चन नंबर 44 समझेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 3 वर्षों में वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होते हुए 3.375 गुनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, दर पूछी गई है, दर आपसे पूछी गई है और समय दिया है, समय कितना दिया है 3 वर्ष, समय कितना है 3 वर्ष का है, और कितने गुनी हो जाएगी सीआई की दर से, सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, सीआई की दर से 3.375 गुनी हो जाएगी, ठीक है, किस दर से, ठीक है, रेट पूछा है, समझेंगे। सबसे पहले सीआई समझिए, सीआई क्या होता है। सीआई का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, ब्याज पर ब्याज। जैसे हमने मान लीजिए 1,000 रुपये राम से लिए हैं और 1 साल बाद
1000 रुपए का हमें 100 रुपए ब्याज मिला। अब 100 रुपए जो ब्याज मिला है और वो 1000 रुपए पहले के, उनको टोटल कर देंगे तो टोटल करने के बाद 1100 बने। फिर हमने वो अगली साल के लिए उठा दिए, ब्याज 100 रुपए और वो 1000 रुपए दोनों को मिला करके हमने उठा दिया, तो टोटल 1100 हमने फिर उठा दिया जिसमें ब्याज भी शामिल था। तो कहने का मतलब ये है ब्याज पर ब्याज मिले उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन है। वैसे मैं जब ऑफलाइन क्लास में कराता हूं ना तो एक सिंपल सी ट्रिक है और ट्रिक पर पूरा चैप्टर होता है, लेकिन ये क्वेश्चन ट्रिक पर नहीं बनेगा, ये फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लीजिएगा, CI नहीं, चक्रवृद्धि मिश्र धन लिखिए। चक्रवृद्धि मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है बताइए आप लोग? मिश्र धन वो होता है जिसमें धन और ब्याज दोनों शामिल हो, धन और ब्याज दोनों शामिल हो। ठीक, तो चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला नोट करेंगे, P कोष्टक में 1 + R/100 की पावर n। अब n क्या है इसमें? n यहाँ पर समय है, n यहाँ पर समय है, P क्या है? प्रिंसिपल धन है, और R क्या है? रेट है। क्या है? दर है, रेट है। रखो इसमें। एक बात बताओ, CI की दर से धन इतने गुना हो जाता है। जब धन इतना हो जाता है 3 साल बाद, तो इसमें ब्याज भी तो शामिल होगी और धन भी शामिल होगा, दोनों चीजें शामिल होगी तो चक्रवृद्धि मिश्रण ही तो बनाइए। तो चक्रवृद्धि मिश्रण कितना है? 3.375 बराबर। अब धन कितना है? धन तो दिया ही नहीं है, तो मान लीजिए धन 1 रुपया है। कितना? 1 रुपया धन मान लीजिए, तो 1 रुपया यहां पर रखेंगे। 1 + R पूछा है हमें, दर पूछा गया है बाई 100, और उसकी समय कितना दिया है? 3 वर्ष का। रखिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे समझेंगे। सबसे पहले पॉइंट हटाएंगे, तो अंश में कितने दशमलव के बाद दाहिनी ओर कितने अंक हैं? 3 है ना, तो 3 जीरो भाग में बढ़ जाएंगे। कितने जीरो? 3 जीरो भाग में बढ़ जाएंगे। अब बनाओ इसे, तो अब इसे बनाएंगे तो 3375 किसका घनमूल है? 15 का, और 1000 किसका घनमूल बन जाएगा? 10 का, बराबर 1 का कोई मतलब नहीं है, इसे हटा दीजिए। 1 + R/100 की पावर Q। ठीक है, अब इधर समझ लीजिए। अब इसको हम बना सकते हैं 15/10 दोनों की घात 3 बराबर 1 + R/100 की पावर, हाँ ठीक है 3 ही। तो घात समान होने पर कट जाएगी सीधी, आधार समान हो जाएंगे, तो 15/10 बराबर 1 + R/100 बचा है। ठीक है, अब क्या करेंगे? एक को इधर भेज दीजिएगा, एक को इधर भेजेंगे तो 15/10 - 1 बराबर R/100। यहाँ पर लासा कितना होगा? 10 होगा, तो 15 - 10 बराबर R/100। बनाओ आगे, यहाँ कितना बचेगा? 5/10 बराबर R/100। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, है ना, और ये कितना हो जाएगा? 50। तो रेट कितना आएगा? 50% आएगा। रेट जो आएगा वो 50% आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? एक बार फिर से समझ लीजिए सवाल को एक बार चेक कर लूं कि स्क्रीन पर पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, पूरा स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, सवाल समझिए एक बार फिर से। दर पूछी गई है और समय 3 वर्ष का दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 3.375 गुना हो जाता है, गुनी हो जाती है। तो फॉर्मूला नोट करेंगे चक्रवृद्धि मिश्रण का। चक्रवृद्धि मिश्रण का फॉर्मूला होता है धन कोष्टक में 1 + दर/100 की पावर n। n यहाँ पर समय, p धन और r दर है। उसके बाद वैल्यू रखेंगे 3.375/1000 बराबर ये, इसको सॉल्व करना है, घनमूल में ले जाएंगे। 3375 15 का घनमूल होता है और 1000 10 का घनमूल होता है। उसके बाद 1 + R/100 की पावर 3 रहने वाली है। अब दोनों की घातें जब समान हो जाएंगी तो हट जाएंगी, आधार समान हो जाएंगे। उसके बाद एक को पक्षांतर करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रेट जो निकलेगा यहाँ से, वो रेट निकलेगा कितना आएगा? 50%। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? 50% इसका आंसर रहने वाला है। अच्छे से अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसे हटा दे रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी? आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर है 45। क्वेश्चन नंबर
45 सवाल है, एक थोक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका एक भाग 6% लाभ पर, एक भाग 6% लाभ पर, शेष भाग 12% लाभ पर बेचता है। उसका कुल लाभ 10% है, कुल लाभ मिलाकर 10% है। 6% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी है? दशमलव के 2 अंक तक आंसर को बताना होगा। सिंपल सा सवाल है, बेसिक सा, समझ लीजिएगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है। देखो टोटल चीनी कितनी है? टोटल चीनी है 1000 किलोग्राम है। कितनी? 1000 किलोग्राम चीनी है। इसका कुछ भाग 6% लाभ पर, शेष भाग 12% लाभ पर बेचा गया है और दोनों को 10% लाभ पर बेचा गया है। ये एलिगेशन के रूल से होता है। किससे होता है? एलिगेशन के रूल से होता है। एलिगेशन का मतलब होता है मिश्रण। क्या होता है? मिश्रण। तो मिश्रण का रूल क्या होता है? इधर में देख लीजिएगा, ए बी और सी दो मूल्य दिए जाते हैं और औसत मूल्य हमेशा बीच में दिया जाता है। घटा देते हैं, इन दोनों का अंतर लेंगे बी माइनस सी और इसका अंतर लेंगे सी माइनस ए। ठीक है, दोनों के बीच में रेशियो रहता है। ये एलिगेशन का रूल है। उसी से इस सवाल को बनाएंगे। बनाओ, इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ 6%, 12% और 10%। घटाओ, कितना बचेगा? 2। ये कितना बचेगा? 4। 2 1 2, 2 दूनी 4, तो 1:2 आ रहा है ना। ठीक है, अब किसका भाव पूछा है? किस पर चीनी को बेच रहा है? वो सवाल में चीनी को बेच रहा है 6% लाभ पर। 6% लाभ पर कितनी चीनी बेची है? तो 6% लाभ पर 6 का रेशियो कितना है? 1 ही तो है, बट्टे अनुपाती योग कर देंगे। अनुपाती योग कितना होगा? 3 इंटू टोटल चीनी कितनी है? 1000 किलोग्राम है। बनाओ इसे, इसे बनाएंगे तो 3 का भाग लगा दीजिएगा। 3 से भाग लगाएंगे तो 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 3 का 9.33 किलोग्राम। 333.33 किलोग्राम चीनी उसने 6% के लाभ पर बेची है। ठीक है, एलिगेशन का रूल सिंपल है, सरल है, आपको समझ में आना चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, 1000 किलोग्राम चीनी है, 6% और 12% के लाभ पर 2 बार बेची गई है। 10% उनका औसत मूल्य है, कुल मिलाकर 10% पर बेची गई है। तो दोनों का फिर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो रेशियो हमें मिलेगा 1:2। अब 6 पर पूछा है तो 1 रखेंगे, और यहीं पर अगर 12% का पूछता कि 12% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची है तो 2 रखते। कितना? 2। तो 2/3 रखते इंटू 1000 कर देते, क्योंकि 1000 टोटल मात्रा आपको दी गई है सवाल में। सही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे समझेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 46। नंबर क्वेश्चन है। सवाल को रीड करेंगे पहले। सवाल है, राम और रमेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं। राम और रमेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 40 सेकंड से जीत जाता है। राम 40 सेकंड से जीत जाता है। राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं और राम 650 मीटर से जीत जाता है। जब रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं, तो रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। राम द्वारा 2 किलोमीटर दौड़ने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। देखो सवाल तो भारी है, मतलब बड़ा लग रहा है पढ़ने में, लेकिन है बहुत आसान। समझिए पहले, रनिंग कितनी है? टोटल रनिंग है 2 किलोमीटर की। कितनी? 2 किलोमीटर की रनिंग है। मान लीजिए ए और बी 2 बिंदु हैं, इसके बीच की दूरी 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 2000 मीटर लिख सकते हैं ना। ठीक है, आगे राम और रमेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं। कौन है? राम है और रमेश है। राम और रमेश 2 किलोमीटर की दूरी में जब दौड़ते हैं तो 40 सेकंड से राम जीत जाता है। 40 सेकंड से राम जीत जाता है। राम जीत गया। ठीक है, आगे है सवाल, राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं। राम और नरेश 2 किलोमीटर दौड़ते हैं। राम और कौन है? राम और नरेश। ठीक है, राम और नरेश 2 किलोमीटर की दौड़ में क्या करते हैं? क्या कंडीशन है? राम 650 मीटर से दौड़ जाता है। 650 मीटर से राम जीत गया।
फिर राम जीत गया है, ठीक है, जीत गया। आगे है जब रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं, जब रमेश और नरेश समान दूरी दौड़ते हैं, मतलब इतनी ही दूरी दौड़ते हैं, तब क्या होता है, रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है। रमेश 25 सेकंड से रमेश जीत गया, यहाँ पर रमेश जीत गया, ठीक है। अब तक सवाल ही लिख रहा हूँ मैं, इसमें कुछ सॉल्व नहीं किया अलग से, ठीक है, परेशान मत होना आप। पूछा है राम 2 किलोमीटर में कितना समय लगेगा। राम को 2 किलोमीटर में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है, ये सवाल में पूछा गया है। समझेंगे, बेसिक सा सिंपल सा सरल सा सवाल है। सवाल ये है कि 2 किलोमीटर की दौड़ है जिसमें सबसे पहले राम और नरेश दौड़ते हैं, तो राम 40 सेकंड से जीत जाता है। उसके बाद राम और नरेश जब दौड़ते हैं तो राम 650 मीटर से दौड़ जाता है, जीत जाता है। रमेश और नरेश जब दौड़ते हैं तो रमेश 25 सेकंड से जीत जाता है नरेश से। राम ने जब 2 किलोमीटर पूरा तय किया तो टोटल टाइम कितना लगा है, ये सवाल में पूछा गया है। तो राम को ऐसे लिख लीजिए, लगा समय, देखो टाइम कितना है टोटल 40 सेकंड और 25 सेकंड कितना हो जाएगा टोटल टाइम हो जाएगा 65 सेकंड। समझिए, एक लाइन का सवाल है, हो जाएगा 40 सेकंड और 25 सेकंड, टोटल 65 सेकंड इनटू टोटल दूरी कितनी है 2 किलोमीटर, यानी 2000 मीटर की दूरी है। अब 2000 मीटर की दूरी जो है उसको उसमें से 650 मीटर से राम जीत जाता है, तो ये 650 मीटर का अंतर ले लीजिएगा। अंतर कितना है, अंतर निकलेगा 1350 मीटर। 1350 मीटर से ही तो रमेश को हराया होगा उसने। ये राम की तो 40 सेकंड है, लेकिन रमेश को 1350 मीटर से नहीं 40 सेकंड से हराया, तो इतनी बीच की दूरी है दोनों की, ऐसे ध्यान रखेंगे। तो 1350 मीटर की दूरी यहां लगाएंगे, ठीक है, 1350 मीटर की दूरी। उसके बाद कितनी दूरी से राम जीता है, 650 मीटर से। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 65 से 65 कट जाएगा, बचा कितना 135 सेकंड। 135 सेकंड को मिनट और घंटे में बदल दीजिएगा, किसमें, मिनट और घंटे में। जब मिनट और घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग लगा दीजिए 135 में, 2 बार चला जाएगा, 6 दूनी 12, 120 यानी 15। तो जो टाइम निकलेगा वो होगा 2 मिनट और 15 सेकेंड, 2 मिनट और 15 सेकेंड। और यही क्या होगा, आंसर होगा। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए इस छोटे से सवाल में, ठीक है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन समझा दें। 2 किलोमीटर की दौड़, राम और नरेश दौड़ते हैं, तब राम 40 सेकंड से जीत जाता है। राम और नरेश जब दौड़ते हैं तो 650 मीटर से राम जीत जाता है। राम और नरेश जब दौड़ते हैं तो रमेश फिर 25 सेकंड से जीत जाता है। राम को 2 किलोमीटर की दौड़ में कुल समय कितना लगेगा, राम को लगा समय बराबर राम टोटल टाइम ऐड कर देंगे, क्योंकि रमेश ने यहाँ पर जीता है या राम ने जीता है, दोनों के टाइम को ऐड कर देंगे, इनटू दोनों के बीच की दूरी लेंगे राम की, और टोटल दूरी 2 किलोमीटर की, तो 1350 मीटर आएगा। उसके बाद 650 मीटर से राम जीतता है, उसको भाग में रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो टाइम जो निकलेगा वो होगा 2 मिनट और 15 सेकेंड, ठीक है। तो डेली आपको एनालिसिस मिलने वाला है जो PYQ आपके मैथमेटिक्स के हैं और जो सीधे सीधे एग्जाम में आए हुए हैं, और इनके माध्यम से जब आप तैयारी करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक फील होगा, आइडिया आएगा कि हमें कौन सी चीज़ पढ़नी चाहिए, कौन सी चीज़ छोड़नी चाहिए, कितना समय किस चीज़ को देना चाहिए। और ये क्लास आपकी एग्जाम में ना रामबाण साबित होगी, ये मेरा वादा है। और अगर ऐसा ना हो तो आप फरवरी मार्च में जब पेपर हो ना तब देख लेना। अगर आपने कंटिन्यू फॉलो की तो मेरा वादा है कि रेगुलर आपको एक आधे घंटे की क्लास मिलने वाली है, उसमें से मैथमेटिक्स का ही एनालिसिस होने वाला है। अगर किसी दिन रीजनिंग की क्लास होगी तो वो मैं एक्स्ट्रा डालूंगा, एक्स्ट्रा आपको देने वाला हूं, ठीक है। लेकिन मैथ की क्लास डेली रेगुलर आपको मिलने वाली है, ठीक है। और रीजनिंग की मैं एक्स्ट्रा डालूंगा। कभी कभार क्या हुआ, अभी कुछ दिन पहले कि मैंने रीजनिंग की क्लास डाली है तो मैथ की क्लास छूट गई है, तो उस वजह से थोड़ा मैं माफ़ी चाहूँगा। और उसके लिए 2-3 दिन पहले
मैंने एक क्लास डाली थी, उसमें एसएससी जीडी के बारे में पूरा बताया है। अगर वो आपने देखा है तो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, फॉर्म फिल नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म फिल करने के बाद आप ये ध्यान में रखेंगे कि अभी फॉर्म फिल करेंगे उसके बाद पढ़ेंगे तो फिर वो चीज़ें रह जाती हैं, हो नहीं पाती हैं। तो एक छोटी सी लाइन याद आ रही है, बता दूं मैं आपको कि जैसे शेर पूरे दिन बैठा है भूखा, शेर पूरे दिन भूखा बैठा रहता है, शिकार के चक्कर में रहता है वो, और शाम जब हो जाती है तो शाम पूरे दिन उसे शिकार नहीं मिलती, तो शाम तक वो फुल एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ ये सोचता है कि अगर एक भी मौका मुझे मिला तो छोड़ूंगा नहीं। वैसे ही आपके अंदर होना चाहिए कि अगर एक भी चांस आपको मिल रहा है 1-2 वर्ष में किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए, तो उसी शेर की तरह आपको बनना होगा कि जैसे शेर सोचता है ना कि मैं पूरी ताकत लगा दूंगा लेकिन शिकार नहीं जाने दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वैसे ही आपको करना है कि आपको एग्जाम को फोड़ना है, भले ही एक मौका मिले उस मौके को ही बनाना है, आगे सोचना ही नहीं है कि दूसरा शिकार मुझे मिले। ठीक है, तो एक शेर की तरह आप मानसिकता रखिए कि एक भी मौका अगर जाएगा तो उसमें मेरा नाम होगा लिस्ट में, ये मेरा वादा है। खुद से वादा कीजिए और मेहनत से कभी भी घबराइए मत, कभी भी डरिए मत, मेहनत हमेशा रंग लाती है। तो एक छोटी सी क्लास को इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में। और एक लाइन है कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।